नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर के ऊपर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो प्रोसीजर मैं आपको करके दिखाऊंगा वो प्रोसीजर कैथेटराइजेशन का है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैथेटर। कैथेटर मेनली अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं। सबसे पहला जो कैथेटर हमारे पास आता है वो स्ट्रेट कैथेटर आता है, जिसे हम इमरजेंसी के टाइम पे यूज करते हैं। अगर किसी भी वजह से कोई भी हमारा जो पेशेंट है, अगर वो यूरिनेट नहीं कर पा रहा है, उसका यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, तो वहां पे हम यूज में करते हैं। अगर हमें थोड़ा लॉन्ग रन का ये कैथेटर देखना है तो हम काम में लेते हैं इंडवेलिंग या फिर फॉलिस कैथेटर जिसे कहते हैं। मेरे हाथ में भी आप जो कैथेटर देख रहे हैं ये 2 वे कैथेटर है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक हमारा 3 वे कैथेटर भी आता है। दोनों के फंक्शन अलग हैं। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट के कैथेटराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले, जैसे ही हमने डॉक्टर ने हमको बोला है, डॉक्टर्स ऑर्डर हमारे हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और हम ये कंफर्म करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है, जैसे डॉक्टर्स ने पेशेंट नंबर बेड नंबर 303 जो मिस्टर रमेश की थी, उसकी फाइल में कैथेटराइजेशन लिखा था। मैं बेड नंबर 303 पे आ चुका हूँ, पेशेंट रमेश के पास मैं खड़ा हुआ हूँ। अब सबसे पहला मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें किन किन आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले मैग्नेटोस की शीट हमें चाहिए। हमें साथ में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं हमें 3 सेट ऑफ ट्रेस चाहिए। तीनों ट्रे की जो सेट्स हैं वो अलग अलग होती है। एक स्टेराइल ट्रे हमारे पास होती है, 2 हमारे पास नॉर्मल ट्रेज होती हैं। तो चलिए मैग्नेटोस के बाद में हम देखते हैं। ग्लव्स हमारे पास होना चाहिए, स्पंज होल्डिंग फॉसेप हमारे पास होनी चाहिए, ज़ाइलोकेन जेली हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में किडनी ट्रे हमारे पास होनी चाहिए। एक हमारे पास होना चाहिए यूरिन कलेक्शन के लिए बॉक्स। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक 20 ml की जो सिरिंज है प्री फिल्ड विद सलाइन वाटर या फिर हम डिस्टिल वाटर मैंने ले रखी है। यहाँ पे हमें डाइसेक्टिंग फॉसेप चाहिए होती है, माइक्रोपो चाहिए होता है, टॉर्च की रिक्वायरमेंट हमें होती है, एक बाउल में कॉटन पीसेस की हमें जरूरत होती है, एक किडनी ट्रे की हमें रिक्वायरमेंट होती है, और जो हम कैथेटर लगाएंगे उस कैथेटर को कनेक्ट करने के लिए हमें यूरोबैग चाहिए होता है। साथ में यहाँ पे हमें एक बाउल के अंदर प्लेन वाटर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो सोपी वाटर की जरूरत होती है। अब ये हमारी जो स्टेराइल ट्रे है इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है उसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अब मैं हमारे पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मैग्नेटोस है उस मैग्नेटोस की जो हमारी शीट है इसको हम इस पेशेंट के नीचे बिछाएंगे, ताकि हमारा जो बेडशीट है, हमारा जो मैट्रेस है वो गंदा ना हो सके। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पेशेंट के नीचे मैग्नेटोस शीट को बिछा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किडनी ट्रे रखी है। सबसे पहले हम पेशेंट को पेरिनियल केयर देंगे। पेरिनियल केयर के अंदर हम पेशेंट का जो पेरिनियल एरिया है उसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए मैंने जो नॉर्मल वाटर लिया था, सबसे पहले मैं उस नॉर्मल वाटर से पूरे एरिया को मैं क्लीन करूंगा। ठीक है, एक के साथ में एक राउंड ही मुझे करना है, फिर वापस से मेरे को दूसरा कॉटन का पीस लेना है, उसके साथ में मुझे प्रोसीजर रिपीट करना है। जब हमने एक बार प्लेन वाटर से कर लिया है एरिया क्लीन, उसके बाद में हमें जो हमारा सोपी वाटर था उसके साथ में एरिया को क्लीन करना है। ठीक है, सोपी वाटर से क्लीन करने के बाद में वापस से हमको जो हमारा नॉर्मल वाटर है, ठीक है, उस नॉर्मल वाटर को चेंज करके उसके साथ में एरिया क्लीन करना है, ताकि सोपी वाटर की वजह से यहाँ पे जो भी सोप यहाँ पे अप्लाई हुआ था वो सोप हम यहाँ से रिमूव कर सके। ठीक है, नॉर्मल पेरिनियल केयर देने के बाद में अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब यहाँ पे हमें जो हमारा वेस्ट था उसको प्रॉपर बिन में डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट को लेनी है और हमें देखना है पेशेंट का जो पेनाइल है उसको हमको 90 डिग्री के ऊपर एंगल पे होल्ड करना है, और हमें देखना है कि यहाँ पे इसकी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई ब्लॉकेज थोड़ी है। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हम पेशेंट के कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम वापस आते हैं हमारी स्टेराइल ट्रे के ऊपर, और मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारी स्टेराइल ट्रे के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स थे। अब देखिए यहाँ पे
मैंने जो ग्लव्स वियर किए हुए हैं, ठीक है, उन ग्लव्स को वियर करते हुए मैं यहाँ पे मेरी जो स्टेराइल ट्रे है उसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ आउटर एरिया को पकड़ के ही ट्रे को ओपन करना है, इनर एरिया के अंदर किसी भी प्रकार से मुझे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेराइल ट्रे है उसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। एक बॉल के अंदर हमारे पास कॉटन है, गॉज पीसेस हैं, किडनी ट्रे है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे थंब फॉर्सेप है और हमारे पास डाइसेक्टिंग फॉर्सेप है। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो कैथेटर था, ठीक है, कैथेटर को हम ओपन करेंगे, ठीक है। कैथेटर को ओपन करने के दौरान एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि आउटर पैक को ही हम ओपन करेंगे, इनर पैक को हम अभी टच नहीं करेंगे और इसको हम हमारे स्टेराइल फील्ड में प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेराइल जो हमारी ट्रे थी उसके अंदर हमारे पास जो किडनी ट्रे था, उस किडनी ट्रे के अंदर हम यहाँ पे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर मैं बीटाडीन का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बीटाडीन को पोर करेंगे, ठीक है। अब बीटाडीन को पोर इसलिए करेंगे ताकि पेशेंट का जो पेनाइल पार्ट है उसे हम क्लीन कर सके, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा था कि मैंने किडनी ट्रे के अंदर बीटाडीन सॉल्यूशन डाल लिया था, उसके बाद में मैं स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप्स से यहाँ से हमारा जो कॉटन पीस है, गॉज पीस है, मैं उसको पूरा डिप करूंगा हमारे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे बीटाडीन मैंने यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं इस गॉज पीस को एकदम रेडी करके यहाँ पे मैं इसे होल्ड करूंगा। ऐसे ही मैं एक साथ 2-3 गॉज पीसेस हैं उन्हें मैं रेडी कर लेता हूँ ताकि हम उसको प्रॉपर कर सके। तो चलिए, यहाँ पे मेरे गॉज पीसेस के अंदर थोड़ा सा और मुझे बीटाडीन डालना है, वो मैं एक बार पोर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारा फर्मेंटेड मैश है, ठीक है। इससे हम पेशेंट का हमारा जो पेनाइल एरिया है उसे प्रॉपर कवर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो नॉन डोमिनेटिंग हैंड है, मैं राइट हैंड से सारे काम करता हूँ तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मेरा लेफ्ट हैंड क्या है, नॉन डोमिनेटिंग हैंड है। तो नॉन डोमिनेटिंग हैंड से मुझे पेनाइल एरिया को होल्ड करना है। अब यहाँ पे फर्नेटेड ड्रैप लगाने के बाद में, ठीक है, मैं स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप से हमारे जो कॉटन स्वैब है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है हमारा बीटाडीन आयोडीन, वो लेके हमारे नॉन डोमिनेंट हैंड से मैं हमारे पेशेंट का पेनाइल पार्ट पकड़ूंगा। अब यहाँ पे हमारे जो पेनाइल पार्ट होते हैं मेल के, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक सर्कमसिशन वाला, दूसरा नॉन सर्कमसिशन वाला। जो नॉन सर्कमसिशन वाला पेनाइल पार्ट है उसके अंदर आगे जो फॉरेस्किन है, सबसे पहले हमको उस फॉरेस्किन को भी पीछे करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको आउटर साइड से इनर की साइड में लेके जाएंगे और हम इस पार्ट को क्लीन करेंगे, ठीक है। और 1 स्ट्रोक एट ए टाइम ही हमें रखना है। उसके बाद में हमारा ये जो कॉटन स्वैब है, इस कॉटन स्वैब को हमको डिस्पोज करना है और इसको हम हमेशा जो डिस्पोज है वो डिस्पोज करते हैं येलो बिन के अंदर। मैंने यहाँ पे पेशेंट का जो पूरा पेनाइल पार्ट और रोटेशन मेरे एक ही साइडेड में रहेंगे, कंप्लीट को मैं यहाँ पे स्टेराइल कर चुका हूँ, ठीक है। इसको स्टेराइल करने के बाद में अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा जो कैथेटर है, ठीक है, कैथेटर को हमें ओपन करना है। अब मैं यहाँ पे हमारा जो कैथेटर है उस कैथेटर को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज बताता हूँ। हमारे जो कैथेटर आते हैं बहुत अलग अलग साइज के अंदर हमारे कैथेटर्स आते हैं। इनकी साइज 6 फ्रेंच से लेके 24 फ्रेंच तक आती है। मेल्स के अंदर हम जो कैथेटर का साइज यूज करते हैं वो 14 to 18 फ्रेंच यूज करते हैं और फीमेल्स के अंदर जो साइज हम यूज करते हैं 12 फ्रेंच से लेके हम यूज करते हैं 14 फ्रेंच, ठीक है। अब जो हमारा कैथेटर है, कैथेटर के टिप के ऊपर मैं जाइलोकेन जेली को यूज में लूंगा। जाइलोकेन जेली हम इसलिए यूज में लेते हैं ताकि आप सभी को पता है कि जो हमारा जाइलोकेन है वो हमारा लोकल एनेस्थेटिक है, तो पेशेंट को किसी भी प्रकार की पेन की सेंसेशन नहीं होगी। फीमेल्स के अंदर हम जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं वो 2.5 से 5 सेंटीमीटर करते हैं। मेल्स के अंदर हम जो कैथेटर इंसर्ट करते हैं वो हमेशा हम करते हैं 15 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वापस से मेरा जो नॉन डोमिनेंट हैंड था उससे मैं पेनाइल को 90 डिग्री के एंगल पे पकड़ूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको धीरे धीरे जेंटली मैं इसे पुश करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कैथेटर है वो हमारे पेशेंट के अंदर जा रहा है। यहाँ पे इंसर्ट करते दौरान थोड़ा सा इंसर्ट
करते दौरान हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे एक किडनी ट्रे रखनी है, क्योंकि जैसे ही हमारा कैथेटर पेशेंट के अंदर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के स्पिंटर के पास जाएगा, तुरंत हल्का सा यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारा कैथेटर इंसर्ट हो गया है, यूरिन का फ्लो आ गया है, यूरिन का फ्लो आते ही हमें एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, हमारा यूरो बैग भी इसके अंदर क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, यूरो बैग को हम कनेक्ट कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। यूरो बैग हमेशा नीचे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, नीचे, ताकि हमारा जो यूरिन है वो यूरिन हमारा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आ सके। अब जब हमारा कैथेटर अंदर जा चुका है, उसके बाद में यहाँ पे जो वॉल्व है, वॉल्व के अंदर मैं यहाँ पे पुश करूंगा हमारा नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, मैं उस डिस्टिल्ड वाटर को अंदर की तरफ पुश करूंगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे पुश करने से क्या होता है, हमारा जो कैथेटर है, ठीक है, उसके अंदर जो बलून था वो वहां पे अपनी जगह पे अटक जाता है, फंस जाता है, तो वो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, अब ये जो हमारा यूरिनरी बैग है, ठीक है, इस यूरिनरी बैग को हम बेड साइड में इसके कहीं पे भी स्टक कर देंगे। ठीक है, ताकि पेशेंट का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ आता रहे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें माइक्रोपोल लेनी है और हमेशा हम जो हमारा कैथेटर होता है उस कैथेटर को पेशेंट की जो इनर थाइज है, ठीक है, इनर थाइज का कौन सा रीजन, हमारा ये वाला रीजन, यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे ताकि किसी भी पुलिंग की वजह से हमारे जो कैथेटर है वो पेशेंट के अंदर से निकल ना सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैथेटर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, सिक्योर कर दिया है प्लेसमेंट ऑफ द कैथेटर। अब ये तो बात हो गई हमारी प्लेसमेंट ऑफ द कैथेटर की। ठीक है, जो भी हमारा यूरिन कलेक्ट होगा वो सारा प्रोसीजर हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। अगर सैंपल हमें कलेक्ट करने को बोला जाता तो हम स्पेसिमेन कंटेनर में सैंपल भी कलेक्ट कर लेते। अब मान के चलिए पेशेंट का जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हमें कैथेटर रिमूव करना है। कैथेटर रिमूव करना कैथेटर लगाने से भी बहुत ज्यादा आसान है। हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हमको कैथेटर यहाँ से रिमूव करना है जहां पे हमने इस कैथेटर को क्या किया था, पेस्ट किया था। ठीक है, अब हमारा ये जो वॉल्व है, इस वॉल्व में यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो एम्प्टी सिरिंज है ये कनेक्ट करनी है। ठीक है, एम्प्टी सिरिंज कनेक्ट करने के बाद में अंदर जितना भी फ्लूइड है वो फ्लूइड अपने आप धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। कभी भी हमें गलती से कैथेटर को रिमूव करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी, अचानक से उसे नहीं पुल आउट करना है। जो फ्लूइड हमने अंदर फिल किया था, हमारा नॉर्मल सलाइन या फिर डिस्टिल्ड वाटर, वो धीरे धीरे कंप्लीट वापस आ जाएगा और आने के बाद में ये हमारा ऑटोमेटिकली सिरिंज फिल होना रुक जाएगी। उस समय हल्का सा पुश करके हमें देखना है, एक बार सिक्योर करना है कि प्रॉपर आ गया है ना। उसके बाद में सिरिंज को साइड में रख के हमें इस कैथेटर को जेंटली पुल करना है और यहाँ पे हमारा जो कैथेटर है वो कैथेटर बाहर आ चुका है। अब देखिएगा, जब हम हमारे पेशेंट को कैथेटर लगा रहे थे फॉलिस कैथेटर, तो फॉलिस कैथेटर के अंदर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बिहाइंड द मैकेनिज्म क्या चीज है। हमारा कैथेटर जब भी हमारे पेशेंट के पेनाइल एरिया से हम एंटर करवाते हैं वो हमारा कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाने के बाद में हमने क्या किया था, हमने डिस्टिल वाटर की सिरिंज से वाटर को अंदर पुश आउट किया था। तो पुश करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो बलून है, ठीक है, ये बलून यहाँ पे स्वेलो अप हो रहा है, यहाँ पे बलून फूल गया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हमारा जो कैथेटर है वो हमारे स्पिंटर के पास में जाके ब्लॉक हो जाएगा और हमारा कैथेटर बाहर नहीं आएगा। जब हम कैथेटर को रिमूव करते हैं तो हमें सिंपली क्या करना होता है, एम्प्टी सिरिंज को लेके और एक बार कनेक्ट करना होता है। जैसे ही हम एम्प्टी सिरिंज को लेके कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बलून था वो धीरे धीरे अपना जो वाटर होल्ड कर रखा था वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, वापस सिरिंज की तरफ
जा रहा है। ठीक है, ये मैकेनिज्म होती है फॉलेस कैथेटर कैसे हमारी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके रुकता है। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही विजिट करें RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर, त्रिवेणी नगर चौराहा, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। थैंक यू।